नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। यह मॉडर्न हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपीएससी का। 1995 से 2021 तक क्वेश्चन है इसमें। चलिए शुरू करते हैं। ये पांचवा वीडियो है आधुनिक काल का आधुनिक भारत का। चलिए 101 से देखते हैं, 121 तक क्वेश्चन देखेंगे इसमें। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? सबसे पहले 101 नंबर क्वेश्चन का बी सही होगा। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। 101 का बी। हल देख लेते हैं इसका। 101 का हल, स्वामी दयानंद आर्य समाज 1875 में, दीनबंधु नील दर्पण 1860 में, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ 1882 में, सत्येंद्र नाथ टैगोर सिविल सर्विसेज परीक्षा उत्तीर्ण 1863 में। 102 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। कौन सा, इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित है, तो इसमें देखते हैं बी, मतलब कि 102 का बी नंबर सही दिख रहा है, केवल दो। कलकत्ता मदरसा वारेन हिस्ट्री, केवल दो सही दिख रहा है, बी नंबर सही है इसका। हल देख लेते हैं इसका। 102 का बनारस का संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन, दूसरा कलकत्ता मदरसा वारेन हिस्ट्री, और तीसरा फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेजली। चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पूछ रहा है वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। 103 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर सही दिख रहा है, जो कि 1 और 2 सही दिख रहा है। 1 और 2 सही दिख रहा है। सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांटस इन एंड एड शुरू की थी, जो कि सही है। दूसरा, विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की थी, ये भी सही है, जो कि पहला नंबर सही दिख रहा है। इसका हल देख लेते हैं। 103 का वुड घोषणा पत्र बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड द्वारा 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया था। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी, जिसे वुड का डिस्पैच कहा गया। इस घोषणा पत्र को शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। प्रस्ताव के पश्चात शिक्षा के प्रसार को सरकार ने अपना उद्देश्य बनाया। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, परंतु साथ ही देसी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। ग्राम स्तर पर देसी भाषा के माध्यम से अध्ययन के लिए प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित हुई और इनके साथ ही जिलों में हाई स्कूल स्तर के एंग्लो वर्नाकुलर कॉलेज खोले गए। घोषणा पत्र में सहायता अनुदान दिए जाने पर बल भी दिया गया था। प्रस्ताव के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आदेश पर कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था की गई, जिसमें एक कुलपति, उपकुलपति, सीनेट एवं विधि सदस्यों की व्याख्या व्यवस्था की गई। 104 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? किनसे पड़ी थी? जो कि इसमें देखते हैं 104 का डी नंबर सही दिख रहा है, 1, 2, 3 तीनों सही दिख रहा है। भारत का 1813 का चार्टर एक्ट, ये भी सही है। दूसरा नंबर जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ये भी सही है। तीसरा नंबर प्राच्य एवं आंग्लविद विवाद, ये भी सही है, जो कि 104 का डी सही है। चलिए हल देख लेते हैं। 104 का डी सही होगा। चलिए शुरू कर देखते हैं इसको। ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा के क्षेत्र में दोहरी नीति अपनाई। इसने पूर्वी प्राच्य शिक्षा प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा अंग्रेजी भाषा को महत्व दिया। 1813 के एक्ट के चार्टर अधिनियम द्वारा भारत में शिक्षा प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान को अपनाया। ब्रिटिश संसद में 1813 चार्टर अधिनियम पर शिक्षा से संबंधित लंबी बहस हुई तथा वह मामला अगले 20 वर्ष तक जारी रहा। अंततः आवंटित धन के अलावा एक पैसे भी शिक्षा पर खर्च नहीं किया जा सकता है। भारत में शिक्षा के विकास के मुद्दे पर समकालीन ब्रिटिश विद्वानों को 2 वर्गों में बांटा गया। प्राच्यवादी ओरिएंटलिस्ट, ये भारतीय भाषाओं के माध्यम से प्राच्य विषयों की वकालत किए, तथा सेकेंड आंग्लवादी आंग्लिस्ट, ये अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पश्चिमी
विज्ञान और साहित्य के विकास की वकालत की है। 1829 में लॉर्ड बेटिंग ने अंग्रेजी भाषा के माध्यम पर जोर दिया। 1835 की शुरुआत में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के 10 सदस्यों को 2 बराबर समूहों में विभाजित कर दिया गया। समिति के अध्यक्ष समिति सहित 5 सदस्य लॉर्ड मैकाले ने सार्वजनिक शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को अपनाने के पक्ष में थे, जबकि 5 अन्य प्रादेशिक भाषाओं के पक्ष में थे। अंततः अनेक गतिरोध के पश्चात बेटिक को 7 मार्च 1835 को पारित प्रस्ताव मिला और घोषणा की अब से सरकारी धन का उपयोग पश्चिमी भाषा के माध्यम से विज्ञान और पश्चिमी साहित्य पर जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 105 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 105 निम्नलिखित में से कौन 1948 में स्थापित हिंद मजदूर सभा के संस्थापक थे? हिंद मजदूर सभा के संस्थापक थे। 105 नंबर का डी सही होगा, जो कि देख सकते हैं अशोक मेहता, टी.एस. रामानुजम और जी मेहता। डी नंबर सही होगा। इसका हल देख लेते हैं। हिंद मजदूर सभा की स्थापना 29 दिसंबर 1948 में समाजवादियों, फॉरवर्ड ब्लॉक के अनुयायियों तथा स्वतंत्र यूनियनिस्टों द्वारा कलकत्ता में किया गया। इसके संस्थापक सदस्यों में बसावन सिंह, अशोक मेहता, R.S. रुइकर, मणिबेन कारा, शिवनाथ बनर्जी तथा टी.एस. रामानुजम प्रमुख थे। R.S. रुइकर को इसका अध्यक्ष तथा अशोक मेहता को इसका जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। 106 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित विदेश यात्रियों में से किसने भारत के हीरो और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की? 106 नंबर का बी, जो कि जॉन बैप्टिस्ट वेटर्नियर ने की थी। 106 का बी। हल देख लेते हैं इसका। बैप्टिस्ट टेवर्नियर 17वीं शताब्दी का एक प्रसिद्ध यूरोपीय यात्री था। टेवर्नियर एक जौहरी था जो साइप्रस, माल्टा, तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका और इंडोनेशिया देशों के एक से अधिक बार यात्रा की थी। सन 1676 ईस्वी में इसने अपनी 2 खंडों को बैप्टिस्ट टेवर्नियर अपनी 6 यात्राएं नाम से प्रकाशित किया। इस पुस्तक में सबसे यादगार अध्यायों में से वे हैं जो टेवर्नियर ने भारत के हीरो और हीरे की खदान तथा इसके साथ ही कोहिनूर हीरे की भी विस्तृत रूप से चर्चा की। 107 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पूछ रहा है उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? सही क्रम पूछ रहा है इसका। 107 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर सही दिख रहा है। बी नंबर क्या है? 3, 2, 1, 4। पहले नंबर पे चलिए 3, 3, 2, 1। पहले नंबर देखिए ये होगा 3 नंबर। एयर इंडियन का राष्ट्रीय किया गया और यह राष्ट्रीय वाहक बन गया। उसके बाद दूसरा नंबर है भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। उसके बाद तीसरे नंबर पर पहला आएगा भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार। उसके लास्ट में चौथा नंबर आएगा। चौथा नंबर होगा गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बन गया, जो कि इसका बी नंबर सही होगा। 107 का बी नंबर सही। हल देख लेते हैं। भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार 1957 से 59 के बीच में। दूसरा भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया, यह 1955 में हुआ। और तीसरा एयर इंडियन का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह राष्ट्रीय वाहक बन गया 1953 में। चौथा गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बन गया 1987 में। 108 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा सही है इसमें पूछा? स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 108 नंबर का क्वेश्चन बी नंबर सही दिख रहा है। इसमें बी नंबर देखते हैं। जैसे हदबंदी, इसमें भूमि सुधार का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना है, यह सही है। 108 का बी सही है। इसका हल देख लेते हैं। देश की स्वतंत्रता के समय भूमि का स्वामित्व केवल कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रित था। स्वतंत्र भारत की सरकार का मुख्य ध्यान देश में समाज भू वितरण करना था। 1950 से 60 के दशक
दशक में भू स्वामित्व के कानून विभिन्न राज्यों में अधिनियमित किए गए, जिन्हें 1972 की केंद्र सरकार के निर्देश पर संशोधित किया गया है। इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य सभी भूमिहीन को कृषि भूमि प्रदान करना था। इन उद्देश्यों के अंतर्गत सरकार ने पूर्व से चली आ रही जमींदारी, रैयतवाड़ी, मालवाड़ी इत्यादि व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया है। 109 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 109 चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कर रहे हैं। 109 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर सही दिख रहा है, जो कि 1 और 2 सही है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार आधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया, जो कि पहला सही है। दूसरा, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में किए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया, ये भी सही है। तीसरा नंबर गलत है, जो कि देख लेते हैं। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, जो कि गलत है। इसका हल देख लेते हैं 109 नंबर का। 1793 के चार्टर अधिनियम के बाद एक और महत्वपूर्ण 1813 का अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यद्यपि इसके चीन के व्यापार तथा चाय के व्यापार का एकाधिकार चलता रहा। कंपनी के भागीदारों की बहुत हानि नहीं थी, क्योंकि उन्हें भारतीय राजस्व से 10.5% लाभांश मिलने लगा था। कंपनी को और अगले 20 वर्ष के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का एकाधिकार दे दिया गया। यद्यपि यह स्पष्ट कर दिया गया कि इससे इस प्रदेश का क्राउन के प्रभुत्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। 110 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित समूहों पर विचार कीजिए। आंदोलन दिया है और लीडर की बात पूछा है, ये सही बताए, सुमेलित कौन सा है। 110 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर सही दिख रहा है। 1, 2, 3 तीनों सही दिख रहा है। चलिए देखें। अखिल भारतीय महात्मा गांधी, अखिल भारतीय अस्पृश्यता रोक लीग, जो कि सही है, महात्मा गांधी। अखिल भारतीय किसान सभा, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये भी सही है। तीसरा, आत्म सम्मान आंदोलन, EV रामास्वामी नायकर, ये भी सही है, तीनों सही है। डी नंबर सही है इसका, 110 का डी। आगे देख लेते हैं 110 का हल। 1923 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा गठन किया। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में किसान आंदोलन के किसान नेताओं स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में की थी। EV रामास्वामी एक तमिल राष्ट्रवादी नेता और सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन या द्रविड़ आंदोलन प्रारंभ किया था, जबकि अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग के नायक महात्मा गांधी थे। 111 नंबर क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील खेती का ह्रास हुआ। 111 नंबर का ए नंबर सही है, जो कि नील के उत्पादों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध। 111 नंबर का हल देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक नील की खेती अपने उत्कर्ष पर थी। इसके उत्पादन का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि वर्ष 1856 में भारत में लगभग 1900 टन नील का उत्पाद हुआ था। 19,000 टन का उत्पाद हुआ था। उन दिनों पूरा नील यूरोप भेज दिया जाता था। यह औद्योगिक क्रांति के बाद कपड़ा उद्योग का तेजी से विकास हो रहा था। नील का प्रयोग कपड़ा उद्योग में होता था, जबकि जर्मनी की 2 कंपनियां बडीज एनिलीन और सोडा फैब्रिक सिंथेटिक नील का व्यावसायिक तौर पर उत्पादन करने लगे, तो प्राकृतिक नील की मांग धीरे धीरे कम होने लगी। 112 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी। 112 नंबर का डी। वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासनिक हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। हल देख लेते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थित प्राच्य विधाओं एवं भाषाओं के अध्ययन का केंद्र है। इसकी स्थापना 10 जुलाई सन 1800 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने की थी। इस संस्था द्वारा संस्कृत, अरबी, फारसी, बांग्ला, हिंदी, उर्दू आदि के हजारों पुस्तकों का अनुवाद हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज भारत में आने वाले नए ब्रिटिश युवकों को भारत की ज्ञान, मीमांसा, व्याकरण, संस्कृति ज्ञान, धार्मिक एवं
प्रशासनिक ज्ञान से परिचित करवाने का एक बड़ा केंद्र था, जिससे उन्हें भारत में प्रशासन चलाने योग्य बनाया जा सके। 113 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? कौन सा करता है व्याख्या? इसका 113 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर सही दिख रहा है। भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। हल देख लेते हैं इसका। 1830 के दशक तक ब्रिटिश से सस्ते मशीन निर्मित सामानों ने भारतीय बाजारों में बाढ़ ला दी। चूँकि ये भारतीय वस्त्रों से सस्ते थे, इसीलिए भारतीय कपड़ा उद्योग को नुकसान उठाना पड़ा। इससे भारतीय वस्त्र उद्योग को क्षति हुई और बंगाल के कई बुनकरों को बेरोजगार होना पड़ा। रेलवे को 1853 में भारत में लाया गया था। आयातित भारतीय वस्त्रों पर भारी शुल्क लगाया गया था, न कि ब्रिटिश उत्पाद के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था। 114 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? 114 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर सही होगा, जो कि गोपाल बाबा वलंकर द्वारा। ए नंबर 114 का ए। हल देख लेते हैं। गोपाल बाबा वलंकर 1840 से 1900 ईस्वी तक इस समाज सुधारक थे, जिन्होंने अछूत लोगों के उद्धार के लिए अनेक कार्य किए। उन्होंने लोगों को परंपरागत सामाजिक आर्थिक शोषण से छुटकारा दिलाया। वे दलित आंदोलन के अग्रणी नेता माने जाते हैं। इनका वास्तविक नाम गोपाल कृष्ण था। 1888 में वलंकर ने विटाल विध्वंसक ब्रह्मणी कल या सेरेमोनियल पॉल्यूशन का विनाशक शीर्षक से मासिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया, जो अछूत लोगों से संबंधित मुद्दों को उठाता था। उन्होंने मराठी भाषा के अखबारों जैसे सुधारक और दिनबंधु के लिए भी लेख लिखे। साथ ही मराठी में दोहे भी रचे, जो लोगों को प्रेरित करने के लिए थे। 115 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। उपरोक्त में से कौन से सही है? 115 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर सही दिख रहा है, जो कि दूसरा बस। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। 115 का क्वेश्चन हल देख लेते हैं। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के व्यवस्थापिका के तथ्य: सभी सदस्यों का निर्वाचन सीधे तौर पर होता था। मताधिकार में वृद्धि की गई। पुरुषों के समान महिलाओं को भी मताधिकार प्रदान किए गए। सांप्रदायिक तथा अन्य वर्गों को पृथक प्रतिनिधित्व किया गया। अधिनियम के मतदाता मंडलों का निर्धारण सांप्रदायिक निर्णय तथा पूना समझौते के अनुसार किया गया। प्रांतीय विधान मंडलों का आकार तथा रचना विभिन्न प्रांतों में भिन्न थी। अधिकांश प्रांतों में यह एक सदनी तथा कुछ प्रांतों में यह द्विसदनी थी। द्विसदनी व्यवस्था में उच्च सदन विधान परिषद तथा निम्न सदन विधानसभा थी। 116 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध थे या थी, जो बाद में बेथुन फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा? 116 नंबर का सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका हल देखते हैं। 116 का सी, 1840 एवं 1850 के दशक में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से स्त्री शिक्षा के लिए सशक्त आंदोलन चलाए गए। सन 1849 ईस्वी में कलकत्ता में बेथुन स्कूल की स्थापना हुई, जिसका सचिव विद्यासागर जी को बनाया गया। ये अन्य 35 विद्यालयों से भी जुड़े रहे, जो बालिकाओं से संबंध थे। इस कारण इन्हें छात्रों के अभिभावकों का सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करना पड़ा। 117 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसमें 117 क्वेश्चन नंबर 117 का ए, जो कि 1 और 2 सही दिख रहा है। 1 नंबर देखते हैं, हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ। सही है। दूसरा, विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। ये भी सही है। तीसरा देखते हैं, रोहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में से हुआ, जो कि गलत है। तीसरा, पहला दूसरा सही है, जो कि ए नंबर सही है। हल देख लेते हैं। उत्तर में मुगलों और दक्षिण में विजयनगर के पतन के बाद एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना के लिए
आरकोट ने शुरू में बहुत संघर्ष किया। आरकोट ने के नवाब को अपने समकालीन शासकों जैसे तंजौर, मदुरै, मैसूर, मराठों और हैदराबाद के निजामों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। आरकोट कर्नाटक शासन में वर्तमान समय के टेनवेल्ली, रामनंद, मदुरै, त्रिचिनोपोली, तंजौर, दक्षिण आरकोट, तमिलनाडु में चेगलेपूट और उत्तरी आरकोट और आंध्र देश में चित्तौड़ और नेल्लोर शामिल थे। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद 1565 ईस्वी में हिंदू वोडियार वंश द्वारा मैसूर राज्य को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। वोडियार वंश के अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज द्वितीय के शासनकाल में वास्तविक सत्ता देवराज, दलवाई या सेनापति और नंजराज सर्वाधिकारी या वित्त एवं राजस्व नियंत्रण के हाथों में आ गई थी। 118 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाने स्थित का था? 118 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर सही होगा, जो कि 1 नंबर सही है, भरूच में। देख लेते हैं हल इसका। थॉमस रो जो कि जहांगीर के दरबार में कारखाना लगाने की अनुमति मांगने गए थे, किंतु उसे मना कर दिया गया था। लेकिन इसके 3 साल बाद 1615 में के दौरान जेम्स प्रथम ने नूरुद्दीन सलीम जहांगीर की शर्तें मान ली और एक संधि की, जिसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री बनाने का अधिकार मिल गया। इसके बाद आगरा, भरूच और अहमदाबाद की कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली। 119 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी? 119 का बी नंबर 1, 3, 4। पहला कुश्ती में, दूसरा लेखाकरण में, चौथा भविष्यवाणी में। 1, 3, 4 जो कि डी नंबर सही है इसका। 119 का डी नंबर सही है। 119 का बी 1, 3, 4 बी नंबर। कुश्ती, लेखाकरण, भविष्यवाणी। 119 का बी नंबर सही है। चलिए आगे देखते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के परिणाम स्वरूप उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में शासक वंशों का उदय हुआ। इसमें प्रमुख रहे थानेश्वर के पुष्यभूति, कन्नौज के मौखरी एवं वल्लभी के मैत्राक। भारतीय प्रायद्वीप में भी राजनीतिक परिदृश्य भिन्न नहीं था। दक्षिण तथा उत्तरी तमिलनाडु में क्रमशः चालुक्य तथा पल्लव मजबूत राजनीतिक शक्तियों के रूप में प्रकट हुए। 120 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का कौन सा कथन सही है? 120 नंबर क्वेश्चन का सी सही दिख रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया। 120 का सी नंबर। हल देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन का बंगाली से अंग्रेजी में अनुवाद किया और इसे मदनपल्ली में संगीत में भी स्थापित किया। राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था और यह 1911 में 27 दिसंबर को कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में गाया गया था। लेकिन यह वास्तव में बेसेंट थियोसोफिकल कॉलेज मदनपल्ले में बांग्ला भाषा से अंग्रेजी के अनुवाद किया गया था, जहां टैगोर फरवरी 1919 में कुछ दिनों के लिए रुके थे। 121 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से सही है इसमें कथन में पूछ रहा है। 121 का सी नंबर सही दिख रहा है, 1 और 3। पहला नंबर, संत फ्रांसिस जेविरियन जेसुइट संघ आर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, जो कि पहला सही है। दूसरा देख लेते हैं। संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा यहाँ उन्हें समर्पित कर गिरजाघर है, एक गिरजाघर है, जो कि गलत है। तीसरा नंबर, गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है, जो कि सही है। पहला और तीसरा सही है, जो कि 21 नंबर का सी सही है। हल देख लेते हैं। फ्रांसीसी जेवियर ईसाई मिशनरियों में से एक थे जिन्होंने भारत में जेसुइट आदेश की स्थापना की थी। वह गोवा न्यायिक जांच 1540 के दशक के निम्न के लिए जिम्मेदार थे। उनकी मृत्यु सैसियन हांगकांग क्षेत्र में हुई थी। बाद में उनके शरीर को गोवा लाया गया और एक चर्च बनाया गया। सेंट फ्रांसिस
का पर्व हर साल 3 दिसंबर उनके जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है।